नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। आज की चर्चा बड़े सवाल पर होगी क्योंकि आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है और इस नए वित्तीय वर्ष में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही साथ ये जो बड़े बदलाव हो रहे हैं इसका आम जनमानस पर कितना असर होगा, आज इसी बड़े सवाल पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। तो अब महंगी हो जाएंगी दवाएं, इलेक्ट्रिक कार्स महंगी हो जाएंगी क्योंकि आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इस नए वित्तीय वर्ष में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बड़े बदलाव में कहीं जेब पर बोझ पड़ सकता है, कहीं भागदौड़ से राहत मिल सकती है। तो साफ तौर पर मिला जुला बदलाव देखने को इस बार मिलने वाला है, लेकिन इस बड़े बदलाव का देश की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा ये देखना और ये समझना बहुत ज्यादा दिलचस्प और जरूरी हो जाता है। तो 1 अप्रैल यानी कि आज 2024 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। इसका सीधा असर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी पड़ने वाला है। इसमें एलपीजी सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड और एनपीएस समेत कई नियम बदले गए हैं। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनी एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती है। इस महीने के पहले दिन भी कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। हालांकि जो चेंज किया गया है ये घरेलू सिलेंडर पर नहीं किया गया है बल्कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर किया गया है। 1 अप्रैल 2024 से कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 30.50 पैसे कम हो गई है। इसके साथ ही अब कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ते दामों पर लोगों को मिलने वाले हैं। ईपीएफओ का भी नियम बदला गया है। इस ईपीएफओ के नियम से एक बड़ा फायदा कहा जा रहा है कि जो नौकरी करते हैं उनको मिलने वाला है। एनपीएस के नियमों में बदलाव किया गया है। फास्टैग केवाईसी तक में बदलाव किया गया है। दरअसल 31 मार्च 2024 तक फास्टैग केवाईसी को अगर अपडेट नहीं किया गया है तो 1 अप्रैल यानी कि आज से फास्टैग यूज करने में भी परेशानी होने वाली है। एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है और साथ ही साथ आज जिस तरीके से टोल टैक्स के दरों में भी बढ़ोतरी होने वाली थी, लेकिन आचार संहिता के मद्देनजर फिलहाल टोल टैक्स पे किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं होगी। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद टोल टैक्स की नई दरें लागू होंगी। लेकिन आज जो नई दरें लागू हुई हैं जिन चीजों पर, उसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, अब इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे जिसके लिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूँ। पवन धवन जी इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अब से थोड़ी देर में पीआर साहू जी भी बतौर इकोनॉमिस्ट इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। पवन धवन जी, बड़ा आज बदलाव देखने को मिला है क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। कहीं भागदौड़ भी देखने को मिल सकती है, कहीं जेब पर असर भी पड़ सकता है। लेकिन ये जो नए वित्तीय वर्ष में नियम नए नए लागू हुए हैं, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आम जनता पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा। देखिए, ये जो भी नए नियम की आपने अभी जो चर्चा की है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के रूप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उन प्रोसेसेस में कोई ना कोई कट ऑफ डेट होती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और इनके इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन से रिलेटेड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स उनको मैंडेटरली इन्फोर्स किया गया है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो मेरे ख्याल से आम जनता के लिए हित की बात है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसके फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं सिक्योर्ड रहें और सेफ रहें। जो बाकी जो इनकम टैक्स से रिलेटेड बदलाव की बात है, तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि आम चुनाव होने हैं और अभी जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने जो अपना बजट पेश किया है, वो बजट एक वोट ऑन अकाउंट है। उस वोट ऑन अकाउंट के जरिए उन्होंने केवल जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो रहा है उस गठन तक देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, सरकार के खर्चे कैसे होंगे, उसका उन्होंने एक वोट ऑन अकाउंट सबमिट किया है। और मुझको लगता है कि जब नई सरकार का गठन होने के बाद इस वित्तीय वर्ष का पुनः बजट जब सबमिट किया जाएगा, पेश किया जाएगा संसद में, वो बदलाव क्या होंगे वो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और अभी उन बदलावों के बारे में कोई भी क्यास लगाना उचित नहीं होगा। अच्छा पवन जी, देखिए अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था उसका भी आपने जिक्र किया, तो क्या माना जाए कि ये जो बदलाव हुए हैं आज ये टेम्पररी बदलाव के तौर पर हम देखें? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ तो बदलाव ऐसे हैं जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल हेल्थ और इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के हैं।
जैसे केवाईसी का अपडेशन है, जैसे कि जो जो डिफंक्ट अकाउंट्स हैं उनको सिस्टम से वीड आउट कर रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत से शेयर मार्केट में ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पे केवाईसी अपडेटेड नहीं है, लोगों की ओनरशिप कंफर्म नहीं हुई है, ड्युअलिटी है। जैसे आपने फास्टैग के बारे में भी एक बार हम लोगों ने अभी पीछे चर्चा में सुना है कि एक अकाउंट से दो फास्टैग अगर इशू हुए हैं तो वो लीगल नहीं होंगे अब, तो और वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो सिस्टम में इस तरह के जो सिस्टमेटिक अर्लियर जो आईटी का जो हमारा अपडेशन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो जो चीजें डुप्लीकेसी थी, जो पहले सिस्टम जिनको नहीं पकड़ पा रहा था, अब आईटी सिस्टम अपग्रेड होने से वो चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं और उनको वीड आउट किया जा रहा है। तो ये मुझको लगता है कि वो जैसे हम डबल फास्टैग की बात करें, डुप्लीकेट फास्टैग की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक फाइनेंशियल सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस तरह की चीजों को हटाना है और एक फुल प्रूफ परफेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम इन प्लेस करना है, जिससे कि एजेंसीज को, सरकार को, इंडिविजुअल्स को अपना कार्य करने में सहूलियत हो। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक जिक्र किया। लेकिन देखिए, जो एनपीएस के नियम में बदलाव किया गया है, इसका असर क्या होने वाला है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि जब एनपीएस के नियम में अभी ये बदलाव हुआ है तो आगे इसका क्या असर देखने को मिलेगा? पवन धवन जी। जो आप जैसे हमारे कंट्री में आपने देखा है कि अभी तक जो पेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एम्प्लॉयर की हुआ करती थी। फिर सरकार ने पिछले कुछ सालों में नेशनल पेंशन स्कीम लाए, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना पेंशन फंड खुद क्रिएट करे, ताकि जब वो रिटायर हो तो वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी अर्निंग्स को मैनेज कर। शुरुआत में इसको ऑप्शनल मोड में लाए थे, अब इसको धीरे धीरे मैंडेटरी मोड में डाल रहे हैं, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इसमें जहां तक बदलाव, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की बात है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे वित्त मंत्रालय, सरकार रिव्यू करती रहती है, आरबीआई रिव्यू करते रहते हैं, और उनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदलाव होते हैं उसके हिसाब से यहाँ भी बदलाव किया जाता है। बिल्कुल, तो तमाम बड़े बदलाव देखने को मिले। आप देखिए, हमारे साथ डीआर साहू जी भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म होता है जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं साहू जी, तो जो जनता है वो सीधा ये जानना चाहती है कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। तो आज से जब नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेट करके मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं आम जनता से जुड़ी और क्या चीजें सस्ती हुई हैं। देखिए, अभी चुनाव की माहौल है और उसके साथ साथ यदि देखा जाए तो महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रोजमर्रा जिंदगी का जो सामान होते हैं उसमें जब बढ़ोतरी होता है तो लोगों को प्रभावित होता है। वो नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली तक प्रभावित करता है, और जो अपर क्लास है उनको तो कोई इतना प्रभावित नहीं करता है, चाहे जहाँ भी रेट बढ़े कम हो। लेकिन अल्टीमेटली जो कॉमन, जो आम आदमी है और मिडिल क्लास है, उसकी जो टैक्स पेयर्स है, सर्विस सेक्टर्स के लोग हैं, उनको काफी प्रभावित करता है। और उस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय समाज की जो महंगाई है वो महंगाई काफी हद तक प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है। लेकिन बात यह है कि इसके बारे में लोग अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। महंगाई हो रहा है तो महंगाई को लोग एक अपने आप कहते हैं कि जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए राजनीतिक दलों का कोई विरोध भी नहीं है। तो यदि विरोध नहीं है तो महंगाई तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था यदि इस तरह से चलेगा तो मार्केट का ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो समाज के जो व्यवस्था है उसमें मेरे हिसाब से इसके लिए
जो सत्ता में विपक्ष में जो लोग हैं उनको इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए। और जहां तक आवाज नहीं उठाएंगे तो ये होगा कि नॉर्मली सोसाइटी के जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने में प्रेशर होना चाहिए, जैसे प्रेशर ग्रुप, एक दबाव समूह होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि विपक्ष को खुलकर इस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन देखिए धवन साहब, इस बात का तो जिक्र आपने भी किया, मैंने भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ने वाला है। लेकिन अब ये जो बड़े परिवर्तन आज से किए गए हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि इनका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है क्या? क्योंकि देखिए दवाई भी महंगी हो चुकी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी महंगे हो चुके हैं, SBI के क्रेडिट कार्ड पर नियमों में भी बदलाव किया गया है। तो क्या ये सब जो तमाम बड़े बदलाव है ये चुनाव पर असर डाल सकते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह के जो भी बदलाव की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट्स हैं। जैसे NPS में उन्होंने कहा कि साहब अब हम 2 फैक्टर का ऑथेंटिकेशन करेंगे, जिससे कि जो अकाउंट होल्डर है वो उसका कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाए। तो अब इस NPS के अकाउंट का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से चुनाव का क्या मतलब है? इसी तरह EFFO में बात की गई है कि जो कुछ चेंजेस उन्होंने कहा कि डायरेक्ट ट्रांसफर EPFO बेनिफिशियरी को डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा, एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं होगा। दीज आर सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट, और ये इम्प्रूवमेंट्स मुझको लगता है कि एक आम जनता को राहत देने वाले हैं। जो पब्लिक जिन कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स हैं उनमें उनको ये सहूलियत दी गई है, उनको ईज ऑफ रिटायरमेंट दिया गया है। तो पहली चीज तो इन बदलावों को हमें चुनाव से नहीं देखना चाहिए। दूसरा ये कि जो चुनाव के बाद जो बजट आएगा वो बजट शायद हम लोगों की आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और वो इम्पैक्ट, वो बदलाव क्या होंगे, वो जब बजट आएगा तभी उस पर सार्थक चर्चा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। PR साहू जी, क्या वाकई आप भी मानते हैं कि ये जो आज से बड़े परिवर्तन हुए हैं ये वाकई सिस्टमैटिक तरीका है? आप मुझसे पूछ रही हैं मैडम? नहीं, DR साहू जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज DR साहू जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाए। लेकिन देखिए पवन धवन साहब, हम ये तो बात लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये सिस्टमैटिक परिवर्तन है, लेकिन आज से टोल टैक्स की नई दरें भी लागू होनी थी, लेकिन आचार संहिता के मद्देनजर ये नई दरें लागू नहीं हुई हैं। तो ये नई दरें अगर लागू नहीं हुई है तो ये कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर तो असर डालने वाली है ना? नहीं, देखिए जो नई दरें आनी थी, जिसमें मुझको जैसी जानकारी है कि कुछ हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में टोल टैक्स ज्यादा लगना चाहिए था, लेकिन चुनाव की वजह से वो नहीं लग पाया है। तो फिलहाल तो जनता को आराम तब तक है इससे। जब जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादा टोल टैक्स लगना था वो फिलहाल डिफर कर दिया गया है चुनाव की आचार संहिता की वजह से। तो फिलहाल मुझको तो लगता है ये कि 2 महीने का एक रिलीफ मिल गया है, जब तक नई सरकार नहीं आती है, और तब उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए आज ये तो जब बजट आएगा तब वो शायद अगले 1 साल का पूरा बजट होगा जिसमें शायद जनता को और राहत मिले, लेकिन नए वित्तीय वर्ष के आज से शुरुआत हो चुकी है। ये आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि सिस्टमैटिक तरीका है, लेकिन उसके बावजूद दवाइयां महंगी कर दी गई हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे कर दिए गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कुछ और चर्चा करना चाहूंगा। देखिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है। हर इंडिविजुअल के लिए अपने टैक्स प्लानिंग का समय होता है, की शुरुआत करने का समय होता है, अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली अरेंज करने का समय होता है, कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन होते हैं उनको फॉलो करने का एक प्रण लेने का समय होता है। आज जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो सिविल क्रेडिट रेटिंग और बैंक से लोन लेने का जो सिस्टम है
वो एक क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे है, तो हमें ये प्रण करना चाहिए कि हमारे जो बैंकिंग हैबिट्स हैं, हमारी चेक बाउंसिंग्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए, हमारे ईएमआई बाउंस नहीं होने चाहिए, हमें अपने क्रेडिट कार्ड का हमेशा टाइमली पेमेंट करना चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमको अपने इंडिविजुअल फाइनेंसेस में अगर हम अपने एक डिसिप्लिन को इम्बाइब कर लें तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्सनल स्कोर्स को इम्प्रूव करता है और हमारी क्रेडिट वर्थीनेस को इम्प्रूव करता है। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं 4-4 क्रेडिट कार्ड रखते हैं, एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड के फंड से जनरेट करके करते हैं। तो इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए, एक परफेक्ट फाइनेंशियल इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए और जितनी इनकम हो उसके हिसाब से अपने खर्चों की और अपनी सेविंग्स को प्लान करना चाहिए। बिकॉज जो आपकी इनकम है वो रहेगी, आप इनकम को बढ़ाने का आपको क्या मेजर्स लेने हैं वो एक सेपरेट इशू है, बट जो आपके खर्चे हैं जब तक आपकी जितनी इनकम है उसी के आधार पे होनी चाहिए और उसमें से 20 से 25% आपको अपने भविष्य की जरूरतों के लिए सेव करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स, रेजोल्यूशंस, आज नया फाइनेंशियल ईयर है तो आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को अपने दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में इम्बाइब करना चाहिए, जिससे कि इस नए फाइनेंशियल ईयर के साथ उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मजबूत हो, ताकि आगे आने वाले समय में वो अपने भविष्य की फाइनेंशियल वरीज से मुक्ति पा पाए। अच्छा पवन धवन साहब, अक्सर आपने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन तो सुना ही होगा। वो 2047 की बात करते हैं, वो 2047 का भारत कैसा होगा इसकी बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी आज की प्लानिंग है, जो हमारी आज की प्लानिंग का एग्जीक्यूशन है, ये तय करेगी कि 2047 का भारत कैसा होने वाला है। तो क्या वाकई ये जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, ये 2047 के लक्ष्य को हासिल करने वाले परिवर्तन आप मान रहे हैं इसको? देखिए, ये उन चीजों की तरफ एक शुरुआती कदम है अभी, और जैसे जैसे वो कदम बढ़ते जाएंगे, आज ही अगर आप देखिए कि हमारे स्टॉक मार्केट ने आज फिर एक अपनी नई ऊंचाई को हासिल किया है। पब्लिक में, इन्वेस्टर्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है कि आज देश में जिस ढंग से बदलाव हो रहे हैं, जमीनी बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे रोड्स हो, चाहे हमारे शहरों में जिस ढंग से मेट्रो सिटीज आधुनिकीकरण हो रहा है, तो वो एक ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जब हम ईज ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको भी काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, उससे उनके काम बढ़ेंगे। हमने पिछले 10 सालों में ये देखा है कि सरकार के रेवेन्यूज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 15 से 20% के सरकार के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी हो रही है, वो चाहे जीएसटी के रूप में हो, चाहे इनकम टैक्स के रूप में हो, कॉर्पोरेट टैक्सेस के रूप में हो। ये पैसा पलटकर सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो गरीबों को खाना देने, अन्न देने की स्कीम हो या सब्सिडीज देने की स्कीम, किसानों को जो उनका मान देने की स्कीम्स हो, उन स्कीम्स में जब ये पैसा खर्च हो रहा है तो ये इकोनॉमी में, सिस्टम में पैसा दोबारा रोटेट हो रहा है और एक अच्छी बिजनेस साइकिल चल रही है। हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में कोरोना के त्रासदी के बाद से हमारी देश की इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुई है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने की वजह से हमारे देश का एक सम्मान बढ़ा है। हमारे देश में लोग अब इन्वेस्टमेंट करने को आतुर हैं और बड़ी अधिक
मात्रा में इस तरह का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है। लेकिन धवन जी, इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है लगातार, जो तमाम बड़े बिजनेस टाइकून है वो भारत की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक तरफ देश की इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय और साथ ही साथ जो आम आदमी पर एक कर्ज है और देश पर जो कर्ज है वो तो बढ़ता जा रहा है और प्रति व्यक्ति आय लगातार घट रही है। नहीं, आप देखिए कि आज हमारे देश का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है। जो हमारे जो सरकार खर्चा कर रही है उससे हमारी कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो रही हैं। उन एसेट्स के क्रिएशन से के लिए अगर हमको लोन लेना पड़ रहा है विदेश से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक म्यूचुअल है। आज हिंदुस्तान तमाम देशों को भी कर्जा देता है, जो उससे निम्न छोटे स्तर के देश हैं उनसे कर्जा देता है। तो ये तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है और इसमें ऐसा कोई भी विरोधाभास नहीं है। आप जहां तक अभी देखिए, एक डेटा ये भी आया था कि तकरीबन जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं उसमें से तकरीबन 25 करोड़ लोग बीपीएल की रेखा से ऊपर आ गए हैं। हमारे लोगों की पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में दुगनी हुई है, ये भी डेटा है। तो किस डेटा को आप किस ढंग से एनालाइज करते हैं वो एक सेपरेट इशू हो सकता है, बट ओवरऑल मुझको ये लगता है कि इकोनॉमिकली आवर कंट्री इज प्रेजेंटली इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोड। हम जैसा आज भी हमने अखबार में पढ़ा, वित्त मंत्री जी का बयान था कि हम लोग 7.5 से 8, अब जो ये Q1 खत्म हुआ है इस साल का, उसमें हम लोग तकरीबन 7.5 से 8% की जीडीपी ग्रोथ की दर को हासिल करेंगे, जो कि विश्व में सर्वाधिक होगी। तो मुझको लगता है कि ऐसा कोई भी सिग्नल अभी नहीं मिल रहा है जो कि हमको ये दर्शाए कि हम इकोनॉमिकली कहीं पे अपने को वीक पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद पवन धवन साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ते हुए हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का हर एक जवाब देने के लिए। तो कहीं जेब पर बोझ पड़ रहा है, कहीं भागदौड़ से राहत मिली है, क्योंकि आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने सभाओं में ये कहते हैं कि 2047 का विकसित भारत वो प्लान कर रहे हैं। अब हर एक परिवर्तन को 2047 के भारत से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन आज के जो परिवर्तन हुए हैं उससे कहीं जनता को राहत मिल रही है, कई जनता परेशान है। लेकिन कुछ चीजें जहां एक तरफ महंगी भी हुई है, कुछ चीजें सस्ती भी हुई है, लेकिन अभी एक पूरे बजट का इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है और जब पूरा बजट आएगा तब एक साफ तौर पर पिक्चर क्लियर होगी कि आगामी 5 सालों में देश की इकोनॉमी कहां स्टैंड करती है, आगामी 5 सालों में जनता को क्या कुछ मिलने वाला है। लेकिन आज से कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चूंकि टोल टैक्स की जिक्र भी लगातार जोर शोर से सुनने को मिल रही थी, लेकिन आचार संहिता के मद्देनजर फिलहाल टोल टैक्स की नई दरों को आज से लागू नहीं किया गया है। जब देश में आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद से टोल टैक्स की नई दरें लागू हो जाएंगी। लेकिन आज से जो बड़े परिवर्तन होने थे वो हो चुके हैं। कमर्शियल सिलेंडर सस्ते हो चुके हैं, 30 रुपए तक कम से कम सस्ता होना था उनका, जो कि अब नई दरों के साथ मार्केट में लागू हो चुके हैं। तो कहीं एक तरफ जनता को राहत मिल रही है तो कहीं दूसरी तरफ जनता परेशान भी नजर आ रही है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। हमारी इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।